नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें हम आपको आपकी सेहत के प्रति अवेयर भी करते हैं और आपकी किसी समस्या के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल या एक्सपर्ट डॉक्टर से जोड़कर एडवांस ट्रीटमेंट और बीमारियों से बचने के तमाम टिप्स देते हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हर घर से जुड़ा है। महिलाओं में होने वाले बांझपन को लेकर कई परिवार इनकम्प्लीट होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इसका इलाज संभव है। आज कई तकनीक आपके आसपास उपलब्ध हैं और इनमें से सबसे कारगर सेफ है होम्योपैथिक इलाज। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एक एक्सपर्ट आज जुड़ रही हैं। तो चलिए आज के हेल्थ गुरु में इस काम की जानकारी को लेते हैं और सबके साथ साझा करते हैं। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। किसी भी परिवार के लिए सबसे जरूरी मातृत्व सुख, अगर इससे कोई वंचित हो तो परिवार में तनाव होना आम सी बात है। और मदर्स डे स्पेशल पर आज हम बात करें महिलाओं में होने वाले बांझपन की समस्या से निजात की। इसका इलाज होम्योपैथी में संभव है। कैसे आप होम्योपैथी के जरिए मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज इंदौर स्टूडियो से जुड़ रही हैं डॉक्टर संध्या एस चौकसी जी, सीनियर कंसल्टेंट है होम्योपैथिक, प्रथम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर इंदौर से। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हेल्थ गुरु में आने के लिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, किसी भी महिला के इनफर्टाइल होने के पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बहुत सी जानकारियां आज नेट पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपका इतने वर्षों का अनुभव क्या कहता है, क्या मुख्य वजह है जो आज ज़्यादातर महिलाओं में आप देखती हैं? सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के या फिर बांझपन के, वो आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट शादियां हो रही हैं, उसके कारण जो एग्स की क्वालिटी है, जो ओवरीज से हमारे एग्स निकलते हैं, एग्स की क्वालिटी डिस्टर्ब होना एक प्रमुख कारण है। साथ ही साथ में ट्यूब्स ब्लॉक होना, जो फेलोपियन ट्यूब्स है कई महिलाओं में ब्लॉक रहती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे कि प्रमुख तौर पे अगर हम बात करें तो थायराइड, शुगर, कई लोगों को प्रोलैक्टिन डिस्टर्बेंस रहता है, कई को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि प्रॉपर लेवल पे ओवरीज को अच्छे से फंक्शन करने नहीं देते हैं। मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, हर महीने जो पीरियड्स आते हैं वो खुल के नहीं आते हैं, या फिर उनकी साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं। जैसे नॉर्मल मासिक धर्म जो है वो 28 दिन में, 28 से 30 दिन में हम सामान्य मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में हम मानते हैं। कई लोगों में इसका घटना और बढ़ना देखा जाता है। इन केसेस में भी आगे जाकर अगर वो टाइम से सही नहीं होते हैं तो इनफर्टिलिटी रेशियोज काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेल इनफर्टिलिटी। अगर मेल्स में भी कुछ स्पर्म डेफिशिएंसी है तो भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, और यूजुअली इस कारण का बहुत देर से ही पता पड़ पाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिस्टर्ब स्ट्रक्चर्स हों, जैसे यूट्रस की बनावट आनुवांशिक रूप से गलत हो, या फिर कोई ऐसी ब्लड डिसऑर्डर हो, थैलेसीमिया है या और भी कोई इश्यूज हैं, उसमें भी प्रॉपर रूप में, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी कम रहती है, और कुछ ऐसी बीमारियां जिससे यूट्रस की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, कुछ जेनेटिक इम्बैलेंसेस हों, उनमें इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत कॉमन होते हैं। आज की तारीख में जैसा आपने बताया, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए भी बहुत सारे फैक्टर्स, लेट शादियां होना, ये सब भी जहां असर डालता है, वहीं बहुत अच्छी बात यह कि कई सारे कारगर तरीके हैं जिनसे आप मातृत्व का सुख अपना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो महिलाएं मां बनना चाहती हैं उनके लिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स में आप सबसे बेहतर किसे मानती हैं? क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप पहले कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट उस समय बहुत कारगर हो जाता है जब उसका डायग्नोसिस बहुत समय पे किया जाए। यूजुअली जो गर्भवती होने के लिए जो महिलाएं हमारे पास में आती हैं, वो बहुत सारी फाइल्स लेके आती हैं। प्रयास हमारा ये रहता है कि भले ही हमारा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक है, परंतु हम लोग क्लिनिकल एविडेंस पे हमारे सेंटर से ट्रीटमेंट देते हैं। रूट कॉज ढूंढा जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी कभी भी अकेले काम नहीं करती। इनफर्टिलिटी के पीछे कोई ना कोई रीज़न अवश्य होता है। हम सबसे पहले उस रीज़न को ढूंढते हैं
और उस रीज़न के हिसाब से जो अच्छी मेडिसिन हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। एटलीस्ट 3 मंथ्स का हम लोग कोर्स देते हैं, जिसमें 3 मंथ्स में हम एग डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। साथ ही साथ में जो यूट्रस की अंदर की दीवार या बच्चेदानी के अंदर की दीवार, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, हेल्दी हार्मोन्स जो कंसेप्शन रेट्स बढ़ाते हैं, साथ में लेडी डी स्ट्रेस किस तरह से रहे, फीमेल और मेल पार्टनर किस तरह से अच्छे से फिजिकली एक्टिव हों, साथ में उसका जो एंड रिजल्ट है, जो कुछ डेज रहते हैं जिस समय अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने से फर्टिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसके भी हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो फैक्टर है इस समय वो है स्ट्रेस और डाइट। वो हम लोग फोकस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यूजुअली हमारे 99% केसेस में 3 मंथ्स या 3 साइकिल के बाद में लेडीज़ जो हैं वो उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको ये समस्या है, प्रॉब्लम है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये अब खुलकर अपनी प्रॉब्लम को आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं? होम्योपैथ को चुनने में अभी ये झिझक आप देखते हैं या पहले से ज़्यादा फ्लुएंटली लोग आपके पास आ रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि बाकी के ट्रीटमेंट्स इनफर्टिलिटी के काफ़ी महंगे हैं, तो होम्योपैथ में भी क्या काफ़ी इलाज में पैसा जाएगा? ये भी लोग पूछते हैं। हम लोगों के पास जब फाइल्स आती हैं यूजुअली तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो 1 या 2 फेल्ड आईवीएफ साइकिल के बाद ही आते हैं। तो ये होम्योपैथी के लिए एक प्रोटोकॉल भी है और एक हम लोग उसको उद्देश्य हम मान के चलते कि हमारे पास में आईवीएफ फेल्ड पेशेंट जब आता है तब उसके ऊपर बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस का और साथ में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स का ऑलरेडी प्रभाव होता ही है। एक्सेप्टेंस पेशेंट्स में आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं या जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं उसमें एक बार में 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आता ही है। होम्योपैथिक दवाइयाँ स्पेशली जो हमारे सेंटर से दी जाती हैं ये प्योर अच्छी कंपनीज़ की होती हैं, जर्मन कंपनीज़ की होती हैं, और हम लोग डेज फिक्स करते हैं कि हमें किस दिन से ट्रीटमेंट शुरू करना है और किस दिन तक उसको लेके जाना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी दवाइयाँ लेते समय 28 से 30 दिन के अंदर कंसेप्शन रेट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मंथ एंड ऑफ द मंथ में ये पेशेंट पॉजिटिव होके ही हमारे पास में आए, जब 35th डे तक अगर साइकिल बढ़ जाती है तो। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे अब आ रहा है, क्योंकि कोविड में जिस तरह से हमने देखा कि होम्योपैथी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने आई है, तो लोगों का फेथ भी बढ़ा है। और अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं होम्योपैथी में वो बहुत पुराने ट्रीटमेंट जो बेसलाइन ट्रीटमेंट्स थे उसके साथ ही साथ में एविडेंस बेस्ड या क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करने लग गए हैं। तो हमारे पास जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं या जो हमारे पास क्लिनिकल स्ट्रक्चर पेशेंट का होता है या हस्बैंड की जांचें आती हैं या जो भी हम टेस्ट करवाते हैं, हर 15वें से 18वें दिन कई बार हम कुछ मेडिसिन देते हैं, उसके हिसाब से ही काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लग गई हैं। और जब केसेस 1-2 सॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसका प्रमोशन बहुत जगह होता है। इनफैक्ट हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए हमारे पास आते थे, अब वो ही अपने बच्चों के साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग आज भी इस समस्या के बारे में बातचीत आसपास करने में थोड़ा झिझकते हैं, बहुत देर करके आते हैं। आपको क्या लगता है कितना कारगर ये ट्रीटमेंट होता है और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? क्या देर करना और उनके लिए नुकसानदायक होता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें 2 ऑप्शंस हैं। जिस तरह का हमारा क्लिनिकल रिसर्च है हमारे सेंटर से, जितना डिले शादी की उम्र में होता है उतना डिले लोग कंसीव करने में लगाते हैं आजकल, क्योंकि सब प्रोफेशनल लेडीज़ हैं। शादियां जितनी लेट होती हैं उसके साथ में हार्मोनल इम्बैलेंसेस पहली बात होने लग जाते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि उनको एक्सेप्ट करने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगे जाते हैं, जब उनको ये लगता है कि शादी के इनिशियल 1 वर्ष में जब महिला कंसीव नहीं करती है तब उसको सामान्य रूप से देखा जाता है, परंतु जब 1 साल से अधिक होता है तो धीरे धीरे ये लोग खुल के जब सोसाइटी में या फंक्शंस में लोग क्वेश्चंस करते हैं तब शायद ये लोग जागरूक होकर डॉक्टरों के पास जाते हैं। कोई भी सिंगल केस में 3 से 4 महीने तक सामान्य रूप से देखा जाए तो डॉक्टर्स से दवाइयाँ देते हैं और दवाइयों के साथ साथ में कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। टेस्ट होकर रिपोर्ट आने तक डायरेक्टली 1 या 2 महीने के अंदर मुख्य रूप से बड़े
शहरों में हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को टर्न अप कर दिया जाता है आईवीएफ या आईयूआई साइकिल्स में, और उनमें से हार्डली 20% ही कंसीव करते हैं। जो 80% है वो वापस उसी सेम प्रोसीजर में आ जाते हैं। उस प्रोसीजर के बीच में एक तो सबसे जो चीज़ें बढ़ती हैं वो है स्ट्रेस और दूसरा है बिल। तो दोनों चीज़ों के साथ में जब पेशेंट सेकेंड आईवीएफ साइकिल या थर्ड आईवीएफ साइकिल में जाता है तब तक उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस और पेशेंट्स की कमी हो चुकी होती है। कुछ चीज़ ऐसी है जितनी जल्दी हम किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं उतनी जल्दी ही हम उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो आईवीएफ साइकिल या फिर जो हार्मोनल मेडिसिन ले रहे होते हैं एलोपैथी की, उसके साथ साथ भी होम्योपैथी लेते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी एग्स बने। यही कॉन्सेप्ट है जो एक किसी पेशेंट को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, और साथ में स्ट्रेस रिलीव रहना और साथ में डाइट अच्छा होना। ये 3-4 कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू ईजीली एलोपैथी के साथ भी अगर आप होम्योपैथी लेना चाहें तो साथ में कंसेप्शन रेट डबल हो जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं पूछने भी वाला था कि क्या कई लोग जो ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, जो किसी और ट्रीटमेंट की किसी और पद्धति के द्वारा इस प्रयास को कर रहे हैं, क्या वो होम्योपैथ की तरफ भी जा सकते हैं? जब हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, किसी की अगर ये समस्या है कि उसका परिवार पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आपके लिए ये कार्यक्रम है। और इसमें हमारे साथ में आज डॉक्टर संध्या चौकसी जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और प्रथम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से इंदौर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में लोगों के जहन में एक बनी बनाई स्टीरियोटाइप कुछ अवधारणाएं हैं, तो होम्योपैथ का ही ट्रीटमेंट क्यों, आप एक बार ज़रूर बताएं ताकि लोग खुल सकें और जान सकें इसके बारे में कि ये कितनी कारगर रहती है। होम्योपैथी कारगर बाकी जो जितनी भी मेडिकल विधाएं हैं उसमें सबसे कारगर इसीलिए सिद्ध है क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं। दूसरा पॉकेट फ्रेंडली भी है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और हर किसी के लिए बहुत इजी नहीं रहता है इसको मैनेज कर पाना। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं जो अपनी प्रॉपर्टी या घर बार बेच के या फिर लोन्स लेके भी ट्रीटमेंट करते हैं जस्ट टू कंसीव। इसके साथ साथ में जो होम्योपैथी है वो इजी अवेलेबल हो जाती है, इसकी मेडिसिन्स इजीली अवेलेबल है और अगर उसका जो बॉडी पे रिएक्शन है वो बहुत प्रोलॉन्ग नहीं रहता है। कई हार्मोनल मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव मेडिसिन लेने के 1 से 2 साल तक रहता है, परंतु होम्योपैथी का जो रेट है जितना आपको उसकी ऑक्यूपेंसी है या जो इतना बॉडी को उसकी नीड है उतना एब्जॉर्ब होने के बाद में बाकी की जो मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बॉडी को नहीं है वो फ्लश ऑफ हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि होम्योपैथ कितनी कारगर है, लेकिन प्रथम होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर ही क्यों? थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अब तक का आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा रहा है? प्रथम होम्योपैथिक सेंटर इंदौर शहर के एकदम मध्य एरिया जो है गीता भवन क्षेत्र, यहाँ पे लोगों को काफ़ी समय से सेवाएं दे रहा है। हम लोगों का क्लिनिक टाइमिंग जो है ये दोपहर का है 12 से 5 और साथ ही साथ में संडे को भी हमारा क्लिनिक ओपन रहता है। चुनाव की वजह यह है कि हम लोग टोटल क्लिनिक बेस्ड या क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हों, चाहे कोई भी मर्ज़ के हों, हम लोग डे 1 उनके कुछ रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं और हर 1 महीने में उन रिपोर्ट्स के एविडेंस पे हम लोग धीरे धीरे ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। कई इनफर्टिलिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है या बच्चेदानी में गिठानें होती हैं या फिर ओवेरियन सिस्ट होती हैं, तो हम उनका प्रॉपर टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड करा के या उनके हार्मोनल टेस्ट करवा के और उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जो कि होम्योपैथी में पेशेंट्स को हमें कहते हैं कि बहुत कम ही डॉक्टर्स देखे हैं जो कि पूरे क्लिनिकल बैकग्राउंड से ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ में बहुत पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है हमारे स्टाफ का।
इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोन पिक्स और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मैसेज रिवर्ट हमारे सेंटर से दी जाती है। जो पेशेंट्स डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं उनसे हम लोग कई सेंटर्स पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट डॉक्टर बहुत कम बात करते हैं, और कई अगर ऐसा चाहते हैं कि पहले फ़ोन करके चीज़ें समझें उसके बाद आए, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ स्पेशली डाइट को एक बहुत बड़ा सेक्शन लीड रोल दिया जाता है, क्योंकि मेडिसिन तभी कारगर है जब बॉडी डिटॉक्सिफाई है, और बॉडी डिटॉक्सिफाई तब होती है जब हमारा डाइट बहुत अच्छा हो। प्रथम होम्योपैथिक क्लिनिक में जितनी भी मेडिसिन है ये पारदर्शी रूप से पेशेंट जब हमारे समक्ष बैठता है और हम लोग उसका पूरा एक केस रिकॉर्ड बनाते हैं, जो उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है, तो हम लोगों के यहाँ से जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं ये पेशेंट के सामने ही बनाई जाती हैं। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं हम देना पसंद करते हैं जो हम लोग उठा के और एक पेटेंट जैसे कहा जाता है। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उनके कुछ फिक्स्ड फार्मूलाज होते हैं और वो उन्हीं फार्मूला को हर पेशेंट में रिपीट करते हैं। हर पेशेंट पे इंडिविजुअली केस बनता है, उसके हिसाब से हम लोग पोटेंसीज और पावर्स और डोजेस डिसाइड करते हैं, और ये प्रत्यक्ष जब हमारे सामने पेशेंट बैठता है तो उसी समय हम डिसाइड करके लिख के देते हैं। और पारदर्शी रूप से अगर पेशेंट फाइल भी चाहें तो हम उनको फाइल भी देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होम्योपैथिक जगत में हमने देखा है कि फाइल्स नहीं दी जाती या दवाइयों के कॉम्बिनेशंस नहीं बताए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे सेंटर से बेनिफिशियरी है पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका सेंटर का है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आज की लाइफस्टाइल में क्या ये पॉसिबल है या कुछ हद तक ये पॉसिबल है कि आप इस समस्या से बच पाएं, इनफर्टिलिटी को आप दूर रख पाएं? युवतियों को, महिलाओं को आप कोई सजेशन देना चाहेंगी कि इस तरह से वो इससे बच सकती हैं? अभी जो दोबारा से ये बात उठी है कि जो एज ऑफ मैरिज है ये क्योंकि करियर ग्राफ फीमेल्स का काफ़ी बढ़ता जा रहा है, माएँ खुद भी चाहती हैं कि बेटियां पहले करियर में सेटल हों, उसके बाद ही उनकी शादी की जाए। उसके बाद में जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, जो हमें लगता है कि सोसाइटी से उस पर कंट्रोल आना चाहिए, कि अगर शादियां लेट होती है तो भी कंसीव जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी उम्र शादी की होती है, शादी की उम्र मतलब जैसे शादी जिस साल हुई है उसके कितने समय बाद बच्चा हो रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी शीघ्र शादी के बाद में कंसेप्शन होता है, अगर शादी की उम्र 30 साल हो गई है, 30 साल के बाद अगर शादी हो रही है किसी लड़की की, तो जितनी जल्दी वो कंसीव करती हैं उतना इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे जैसे शादी की उम्र बढ़ती है, शादी की उम्र मतलब जिस समय शादी हुई उससे अगर समय बढ़ता जा रहा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे जाते हैं। हर साल जो युवतियां जिनकी शादियां लेट हो रही हैं या शादियां हो भी रही हैं जिस भी वर्ष में, तो ये प्रयास हर परिवार करे कि शादी फिक्स करने से पहले, कुंडली दिखाने से पहले उनका पूरा एग्जीक्यूटिव ब्लड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं। उनके सारे हार्मोनल असेसमेंट, जो मुख्य 6 हार्मोन हैं फीमेल फर्टिलिटी के, उनको ज़रूर कराएं। अगर किसी भी बच्ची का या युवती का शादी से पहले या शादी के बाद 3 साइकिल डिस्टर्ब है, 3 माहवारी अगर उसकी डिस्टर्ब हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से अप्रोच ज़रूर करें और वो ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में ज़रूर जानें। हमारे साथ में डॉक्टर साहब ने इतनी काम की इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जहन में आता है कि इतनी सब ट्रीटमेंट्स लेने के बाद में किसी के यहाँ जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, बच्चे हो गए, उनकी केयर आप कैसे करें? न्यूबॉर्न बेबी की केयर, ये भी अपने आप में, क्योंकि पेरेंट भी नए नए बनते हैं और प्रयासों के बाद बनते हैं, तो थोड़ी चिंता, थोड़ा डर भी बड़ा होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ या अंडर 5 इयर्स बहुत क्रूशियल एज होती है बच्चों की। जिस तरह से एक पौधा हम उगाते हैं तो जैसा बीज रोपेंगे और जैसी खाद डालेंगे उसी तरह वो वृक्ष होता है। हमारे बच्चे भी उसी तरह हैं। होम्योपैथी सबसे कारगर और सफल और ईजीएस्ट वे है बच्चों को स्वस्थ रखने का। सबसे समस्या बड़ी तब होती है जब बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होती है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि मौसम चेंज हुआ, बच्चा एसी में चला गया, ट्रेन में सफ़र कर लिया, कहीं बाहर का कुछ खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा या सर्दी जुकाम हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, एडिनॉइड्स हो जाते हैं। कई लोग उसका ऑपरेशन भी करवाते हैं। कई बच्चों में चिड़चिड़ापन, एनीमिया, ग्रोथ कम होती है, 8-8, 10-10 साल तक बेडवेटिंग के प्रॉब्लम होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तब होंगी जब शुरुआत के जो प्रारंभिक 1 से 2 वर्ष हैं जिसमें बच्चे का दांत आना, आते सेट होना, भोजन शुरू करना, ये सारा जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए।
जितनी जल्दी बच्चे आहार ग्रहण करना शुरू करते हैं, स्पेशली घर का बना हुआ, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे सेंटर से हम ये एडवाइस दें कि आप कभी भी पैक्ड फूड ना खिलाएं। और जितना फ्री बच्चा होगा, जितनी जल्दी बच्चा खाता है, उतनी जल्दी वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होता है और उसके मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स शुरुआत में देखी जाती है, जिसके लिए डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं। और होम्योपैथी में नंबर 21 जो मुँह ज़बानी हर घर में सबको याद है, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे द्वारा कोशिश ये रहती है कि आहार पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाए। साथ में मैटरनल काउंसलिंग्स भी हम लोग करते हैं, माओं को किस तरह कितने बजे क्या खिलाना चाहिए, बढ़ते बच्चों में दूध की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब भी हम लोग हमारे सेंटर से बताते हैं। साथ ही साथ में होम्योपैथी में इम्यूनो बूस्टर होते हैं। हम लोग जिस तरह से स्वर्ण प्राशन लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग हर संडे को होम्यो प्राशन करते हैं। ये बूस्टर दवाइयाँ होती है जिनको बूस्टर डोजेस कहते हैं। ये बूस्टर डोजेस क्या करती हैं, जिन बच्चों को रिपीटेड सर्दी जुकाम, अस्थमा, दमा, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, इनको हम हर दिन दवा न दे के हर रविवार को एक बूस्टर डोज देते हैं। वो बूस्टर डोज आप चाहें तो हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं या फिर हम उनको 1 मंथ के पैक में भी देते हैं। ये बूस्टर डोज माओं को हम सिखाते हैं किस तरह से देनी है। और हमने ये शोध किया है, ऑब्जर्व भी किया है कि जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल रिपीटेड टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम था, तो अगले मौसम परिवर्तन पे वो प्रॉब्लम नहीं देखी गई और या फिर वो पूरी जड़ से ख़त्म हो गई। जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही थी या जिनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनको हम इस टाइप की मेडिसिन देते हैं। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन भी होम्योपैथी में काफ़ी कारगर हैं। और अंडर 5 ईयर्स हमारा प्रयास रहता है कि बच्चा होम्योपैथी पे अगर डिपेंडेंट है या फिर होम्योपैथी से वो किसी बीमारी से निकला है, तो वो बच्चा ऑलरेडी बहुत ऑब्स्टिनेटली या चैलेंजिंगली चीज़ों को फेस कर लेता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों की इसमें मदद भी होगी। आपको नंबर नोट करके केवल टीम से संपर्क करना है, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतनी सहजता से इतनी सारी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। एक बार फिर से आपका हम धन्यवाद देते हैं। तो आज के हेल्थ क्रू में बस इतना ही। आप जो डॉक्टर साहब ने बताया उनका लाभ लें और अपने परिवार को कंप्लीट करें, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार।